170 किलोमीटर लंबी रेखा पर 130 से अधिक चोटियों पर पाकिस्तानी झंडा लहरा रहा था। प्रधानमंत्री को सूचना मिली, रक्षा मंत्री को बताया गया। सेना प्रमुख ने कहा, ऑपरेशन विजय। मई 1999, लद्दाख, उत्तर में पाकिस्तान। लंबे अरसे से वहां बर्फ थी। कश्मीर की तरफ से गोलियां चलती रहती थी, पर इस बार कुछ अलग था। गश्त पर गए जवान वापस नहीं लौट रहे थे। रेडियो पर पाकिस्तानी मुहावरे में बातें हो रही थी। सेना के टोही दल ने जब दूरबीन लगाकर ऊपर देखा तो उनकी रूह कांप गई। पूरी चोटी पर एक के बाद एक बंकर बने हुए थे, और वो बंकर महीने भर में नहीं बने थे। उन्हें बनने में 3-4 महीने लगे होंगे। यानी भयंकर सर्दी के मौसम में जब पारा -30 से नीचे चला जाता है, तब पाकिस्तानी सैनिक हत्थे में बंदूकें लिए हुए हमारी तरफ देख रहे थे, और हमारे जवान नीचे थे, बिना किसी आड़ के, बिना किसी छोटी के, जैसे निशाना साधने वाले तीर के सामने का लकड़ी का तख्ता हो। पहली मौत आई 2 गश्ती जवानों की। स्नाइपर, दूसरी चोट पर गोली, फिर तीसरे दिन 3 और फिर 18। सेना के अफसरों को अब समझ आ चुका था, ये घुसपैठ नहीं, ये कब्जा है। पर कब्जा कैसे? सर्दी में पाकिस्तानी सेना पीछे हट जाती है, ये नियम था। 71 के बाद से यही होता आया था। गर्मी आती तो दोनों तरफ के गश्ती दल आगे बढ़ते, सर्दी आती तो पीछे हट जाते। कोई छोटी पर सर्दी में नहीं रुकता। पर इस बार पाकिस्तानी सेना ने धोखा दिया। उन्होंने सर्दी के 4 महीनों में चुपके से न केवल अपने जवानों को ऊपर रखा, बल्कि खाना, हथियार और भारी मात्रा में गोला बारूद भी ड्रोन और हेलीकॉप्टर से पहुंचा दिया। जब मई में बर्फ पिघली तो सबके सामने सच आ गया। करगिल से कारगिल तक 170 किलोमीटर लंबी रेखा पर 130 से अधिक चोटियों पर पाकिस्तानी झंडा लहरा रहा था। प्रधानमंत्री को सूचना मिली, रक्षा मंत्री को बताया गया। सेना प्रमुख ने कहा, ऑपरेशन विजय। नाम तो रख दिया गया, पर ऑपरेशन के लिए चाहिए थी मॉडर्न आर्टिलरी, अर्थात बोफोर्स। भारत के पास थी 410 बोफोर्स हॉवित्जर, साल 1986 में खरीदी गई थी। स्वीडन की बनी थी। दुनिया की सबसे अच्छी तोपों में से एक। रेंज 21 किलोमीटर, सटीकता जबरदस्त, फायरिंग रेट 6 गोले प्रति मिनट, गोले 155 मिलीमीटर, यानी एक गोले का वजन करीब 45 किलो। अगर सही जगह लगे तो एक गोला एक बंकर को ध्वस्त कर सकता था। तो सवाल बोफोर्स थी, फिर दिक्कत क्या थी? भाई दिक्कत थी ढलान की। पहाड़ होता है तो 2 तरह की ढलान होती है। एक जिस पर तुम चढ़ सकते हो, वो सपाट होती है, झुकी होती है, गोली सीधा जाकर लगती है। दूसरी जिस पर तुम चढ़ नहीं सकते, जो ऊपर से नीचे लटकती है। करगिल में पाकिस्तानी सेना ने यही किया। वो ऐसी चोटियों पर बैठे थे जिनका मतलब ढलान ही उल्टी थी। ऊपर से नीचे उतरते समय जो ढलान होती है, उस पर तुम खड़े हो सकते हो, गोली मार सकते हो, पर सामने से उड़कर आने वाली गोली उस चट्टान को चीरती हुई ऊपर नहीं जा सकती। बोफोर्स की गोली सीधे ट्रैजेक्टोरी पर चलती है। उल्टी ढलान पर वो चट्टान से टकराकर वापस नीचे आती है, कभी कभी अपने ही कैंप में। टेक्निकल भाषा में इसको पॉजिटिव कैंट और नेगेटिव कैंट कहते हैं। पॉजिटिव कैंट पर फायर करना सीधे गिलास में पानी डालने जैसा है। नेगेटिव कैंट उल्टे गिलास में पानी डालने जैसा है, सीधी पानी बह जाता है। बोफोर्स पॉजिटिव कैंट के लिए बनी थी, करगिल था नेगेटिव कैंट। अब सेना के पास 2 रास्ते थे। पहला, एयर स्ट्राइक, MiG-27 और MiG-29 उड़ाए जाए, दुश्मन के बंकरों पर बम गिराए। दूसरा, ग्रेनेड, रॉकेट लॉन्चर और पैदल सेना, पैदल चढ़ाई करके चोटियों पर कब्जा करना। एयर स्ट्राइक हुई, पर ऊंचाई पर बम की सटीकता 40% से कम थी। पायलट बता रहे थे, हम लेजर गाइडेड बम नहीं ले जा सकते, वो यहाँ के तापमान में काम नहीं करते। दुश्मन की स्थिति इतनी ऊंची है कि बम गिरने से पहले ही वो अपनी चट्टानों के पीछे छुप जाते हैं। दुश्मन को पता था भारत के पास एयर टू ग्राउंड मिसाइलों की कमी है। वो बोफोर्स पर भरोसा कर रहे थे, और बोफोर्स को उन्होंने बेकार कर दिया था अपनी चाल से। तो युद्ध शुरू हुआ, सिर्फ पैदल सेना के साथ। -10 डिग्री में बर्फीली चट्टानों पर बिना किसी हेलमेट के, मतलब हाथों पैरों से चढ़ते हुए, ऊपर से AK-47 और स्नाइपर की गोलियां आ रही थी। नीचे बैठे डॉक्टर शवों को पहचान नहीं पा रहे थे, चेहरे बर्फ में जम चुके थे। हर छोटी पर औसतन 40 घंटे की लड़ाई लड़नी पड़ रही थी, और जब छोटी मिलती थी तो बदले में 10 से 12 जवानों की जान जा चुकी होती थी। ये असमान लड़ाई थी, और यही वो समय था जब किसी ऑफिसर के दिमाग में वो चीज आई जो किसी और के दिमाग में नहीं आई थी। चल अब उस मेजर की तरफ आते हैं। उसकी रेजिमेंट थी, पर नाम अभी नहीं बताता। मीडिया ने उसे ढूंढने की कोशिश की, पर सेना ने कहा कोई जानकारी नहीं। मैंने जो सुना वो उसके साथी सैनिकों ने बताया, बिना कैमरे के, बिना नाम लिए, सिर्फ इसीलिए कि जो हुआ वो सच में हुआ था। मेजर साहब आर्टिलरी के थे, 105 मिलीमीटर फील्ड गन की टीम को लीड करते थे। ये तोप 1965 के भारत पाक युद्ध में भी लड़ी थी, 1971 में भी, फिर 80 के दशक में
सियाचिन। 90 के दशक तक आते आते इस तोप को रिटायर किया जाना था, क्योंकि भारत ने बोफोर्स खरीद ली थी। 105 मिलीमीटर पुरानी पड़ चुकी थी, घिसी हुई। हर बार फायर करने पर वो हिलती थी, जैसे कोई बूढ़ा आदमी खांसते हुए हिलता है। पर उस मेजर के लिए ये तोप निहायत ही खास थी। उसने अपनी प्रशिक्षण में इसी से निशाना साधना सीखा था। वो जानता था इसके हर पुर्जे को, हर खामोशी को, और सबसे बड़ी बात, वो जानता था कि नेगेटिव कैंट पर फायर कैसे किया जाता है। ये ज्ञान किसी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, ये सालों के अनुभव से मिलता है। पहाड़ पर रहना, गोले चलाना, भूगोल समझना और रिस्क लेना सीखना। तो मेजर ने एक मीटिंग में जाकर कहा, हम 105 मिलीमीटर लगाए, सीधे फ्रंट लाइन, ऊपर की ओर नहीं, बगल से मारे, उसे झुकाए। ठीक 45 डिग्री पर वो दीवार से टकराकर गोली मुड़ेगी और ऊपर बंकर में गिरेगी। कमांडिंग ऑफिसर ने कहा, यह नामुमकिन है, ये तोप उल्टी ढलान के लिए डिजाइन नहीं। कैलकुलेशन बैठाइए, बैरल की लंबाई, मजिस्ट्रेट का कोण, मौसम की रफ्तार, बारूद की मात्रा, चट्टान की सख्ती, पलट कर आने वाली वेव, ये सब एक साथ मैच करना लॉटरी है। एक गलत फायर से तुम्हारी ही आर्मी उड़ जाएगी। मेजर ने कहा, 80% संभावना है कि ये काम करेगा। ऑफिसर ने कहा, 80 काफी नहीं है, कम से कम 95 चाहिए। मेजर ने कहा, 95 तो हमें बोफोर्स के साथ भी नहीं मिला। मैंने 105 के साथ 82% देखा है, पर उस समय 100% चाहिए, क्योंकि हर सेकंड कोई न कोई जवान मर रहा था और हर मरता जवान उसे अपनी गलती लग रही था। गलती सिर्फ इतनी कि वो वक्त से पहले पैदा हो गया था और उसके पास 105 मिलीमीटर की बूढ़ी तोप थी, न कि किसी नई तोप को लेकर पहुंचा था। उसने फैसला किया, चाहे जो हो वो तोप लगाएगा, अनुमति न लेकर। अब अनुमति न लेने का मतलब समझ। आर्मी का नियम है, बिना ऑर्डर के तोप नहीं चलाई जा सकती। एक गोला चलाने से पहले 3 लोगों की सिग्नेचर चाहिए, बैटरी कमांडर, रेजिमेंटल ऑफिसर और फ्रंट लाइन ऑब्जर्वर। अगर तुम बिना ऑर्डर के गोला चलाओगे तो तुम्हें कोर्ट मार्शल किया जा सकता है, उम्र कैद हो सकती है, तुम्हारी रेजिमेंट का नाम खराब होगा, तुम्हारे परिवार पर कलंक लगेगा। मेजर साहब शादीशुदा थे, 4 साल का बेटा था, पत्नी का पूरा परिवार सेना से जुड़ा था। अगर वो पकड़ा जाता तो उसकी पत्नी को भी झेलना पड़ता। सवाल, तुम्हारा पति क्यों? उसने तब एक बात सोची, बोफोर्स तो पहाड़ी ढलान के सामने बेकार है, एयर स्ट्राइक से बंकर नहीं उड़ते, पैदल सेना मर रही है, मैं बैठा रहूं तो इन लाशों को क्या मुंह दिखाऊंगा? कोर्ट मार्शल होने दो, मेडल नहीं चाहिए, नाम नहीं चाहिए, बस चाहिए कि ये मौतें रुकें। उसने रात में आदेश दे दिया, 105 मिलीमीटर को फ्रंट लाइन पर ले चला। रात का समय था। उसने 15 जवानों को चुना। तोप का वजन था 1.5 टन। सामान्य हालातों में इसे खींचने के लिए ट्रक चाहिए या हेलीकॉप्टर, पर यहाँ रास्ता था पत्थरों से भरा, बर्फ से ढका, संकरा, 2.3 किलोमीटर लंबा। रात में कोई लाइट नहीं। उस मेजर ने खुद आगे चलकर रास्ता दिखाया, हर कदम पर रस्सी बांधी, हर पत्थर पर निशान लगाया। 2 पहिए थे तोप के, एक पहिए का टायर ठंड से फट चुका था। तोप लुढ़कने लगी, नीचे गिरने लगी। तब उस मेजर ने अपनी बेल्ट निकाली, सेना वाली चौड़ी कमर बेल्ट जिस पर उसकी रैंक लिखी थी। उस बेल्ट को फटे हुए टायर के चारों ओर लपेटकर लोहे के फ्रेम से बांध दिया। उस बेल्ट पर उसकी पोस्टिंग, उसका नाम, उसकी रेजिमेंट का नंबर। उसने कहा, अगर यह तोप आज चली तो मैं घर नंगी कमर के साथ जाऊंगा, लेकिन तोप चलेगी। घसीटते हुए तोप पहुंची एक ऐसी जगह जहां से पाकिस्तानी बंकर साफ दिखता था। 1300 मीटर की दूरी, नीचे से ऊपर 45 डिग्री का कोण, मौसम हल्की बर्फबारी, हवा की रफ्तार 15 किलोमीटर प्रति घंटा। उसने अपने हाथों से कोण नापा। कोई लेजर रेंज फाइंडर नहीं था, वो उधड़ चुका था। उसने थर्मल स्कोप तक नहीं लिया क्योंकि वो टूट चुका था। उसने पुराने तरीके से नापा, अंगूठे से आंख तक, फिर बैरल के साथ। ये वो तरीका है जो 19वीं सदी में तोपें चलाने वाले सिख रेजिमेंट के जवान इस्तेमाल करते थे। उसने अपने नोटबुक में एक घिसी पिटी टेबल देखी, पुरानी, बारिश में भीगी हुई, पाकिस्तान के पेशावर से 1947 में मिली हुई। उस टेबल पर लिखा था, नेगेटिव कैंट के लिए पाउडर चार्ज कम करो, प्रक्षेप्य के गुरुत्व केंद्र को बैलिस्टिक से मिलाओ। उसने आंख मूंद कर चार्ज घटाया, 5.5 किलोग्राम के बजाय 4.2 किलोग्राम बारूद डाला। उसकी सहायक तोपची घबरा गई। साहब लो, ब्लास्ट से गोला बैरल के अंदर ही फटेगा, हमारे टुकड़े हो जाएंगे। मेजर ने कहा, टुकड़े सबके होंगे, पर पहले उनके। फायर। पहला गोला। भाई जैसे ही फायर किया, पूरी चट्टान हिल गई। गोला बैरल से निकला और सीधा सामने की चट्टान पर जा लगा। तोपची की आंखें बंद थी। सबने सोचा अब पलटेगा, नीचे हमारे कैंप में गिरेगा, पर नहीं। गोला चट्टान से टकराकर उसके 72 डिग्री के कोण पर मुड़ा, ऊपर की ओर सरक गया। 210 मीटर और चढ़ा, बिजली चमकी। ऊपर का बंकर इस तरह उड़ा जैसे पत्ता उड़ता है। फिर सन्नाटा, फिर चीख, पाकिस्तानी चीख। 5 सेकंड बाद दूसरा धमाका और फिर सीधे पाकिस्तानी बंकर पर गिरा। बारूद का गोदाम था उस बंकर में। उस एक गोले ने खत्म कर दिया। 2 LMG,
3 रॉकेट लॉन्चर, 33,000 राउंड गोला बारूद और 11 पाकिस्तानी जवान। मेजर खामोश था, उसने कुछ नहीं कहा, बस 2 डिग्री बैरल हिलाई और बोला दूसरा गोला। दूसरे गोले ने दूसरा बंकर फटा, तीसरे ने तीसरा, चौथा गोला उस बंकर पर जा लगा जहां से सुबह सुबह वह धमाका होता था। रेडियो रूम था जहां से पाकिस्तानी कमांडर अपने हेडक्वार्टर को मैसेज भेज रहा था। चौथे गोले ने रेडियो तोड़ दिया और उसके साथ वो सब जो बोल रहा था। इस तरह वो मेजर बन गया जिसने बिना अनुमति के बोफोर्स को चुप करा दिया और 105 मिलीमीटर को उसका असली हक दिला दिया। अगले 3 दिनों में उसने 200 से अधिक गोले दागे, हर गोला 45 डिग्री पर, बिना किसी सटीक उपकरण के, बस अपने अंगूठे और अपने डर के भरोसे। आर्मी हेडक्वार्टर को जब पता चला कि कोई मेजर बिना अनुमति के फायरिंग कर रहा है तो एक कर्नल गुस्से में वहां पहुंचा। बोला, तुम कौन होते हो नियन तोड़ने वाले? मेजर ने उस कर्नल को दूरबीन थमाई। कर्नल ने जब देखा कि एक एक करके बंकर उड़ रहे हैं तो उसकी सांसें रुक गईं। बोला, ये तुम कर रहे हो? मेजर ने कहा, जी साहब, अब आपको जो करना है करो, पहले इन बंकरों को खत्म करने दो। कर्नल ने पल भर देखा, फिर बोला, फायरिंग जारी रखो, मैं ऊपर बात करूंगा। कर्नल गया तो उसने कहा कि नियमों के हिसाब से ये मेजर गलत है, पर नैतिकता के हिसाब से वो कारगिल का सबसे बड़ा सैनिक है। कृपया इसका नाम पुरस्कार सूची में डालिए। पर नाम नहीं डाला गया। क्यों? क्योंकि सेना में उस समय बोफोर्स का इस्तेमाल ही एक प्रोपेगेंडा था कि हम मॉडर्न हथियारों से लड़ रहे हैं। अगर ये मीडिया में आ जाता कि एक बूढ़ी 105 मिलीमीटर ने असली काम किया तो सवाल उठता, फिर बोफोर्स पर हजारों करोड़ क्यों खर्च किए? फिर नई तोपों की डीलिंग क्यों? फिर उस मेजर का नाम गायब हो गया, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी बयान के। उसकी रेजिमेंट ने उसे सलाम किया, पर ऊपर से उसे कोई अवार्ड नहीं मिला, कोई प्रमोशन नहीं, कोई सम्मान नहीं। आज उस अफसर की उम्र 65 के आसपास है, बिल्कुल साधारण नागरिक की तरह रह रहा है किसी छोटे शहर में। न तो वो मीडिया से बात करता है, न ही कभी बोलता है। जब उसके बेटे ने सेना ज्वाइन करने की कोशिश की तो उसने मना कर दिया। कहा, आर्मी बड़ी है लेकिन उसका दिल बहुत छोटा है। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई हो तो इसे एक लाइक दो। कमेंट में जरूर बताओ, क्या तुम उस मेजर के पक्ष में हो या सेना के नियमों के पक्ष में? और हाँ, अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए बताना मत भूलना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।